नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में शुरुआत एक सवाल के साथ। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत बीजेपी या इंडिया गठबंधन आखिर किसके लिए संकट मोचक साबित होगा? सवाल दरअसल इसलिए क्योंकि उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी सीटों के शिखर पर है, वहीं कुछ राज्यों में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन दक्षिण भारत की 131 सीटों पर बड़ा सस्पेंस है क्योंकि यहां कांग्रेस पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। तो बीजेपी के लिए दक्षिण हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है। ऐसे में 2024 के रण में कौन दक्षिण का द्वार पार करके दिल्ली के दरबार तक पहुंच पाएगा, इस सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दक्षिण पर बीजेपी का फोकस, 24 के लिए एनडीए चौकस। इंडिया में टूट का होगा लाभ, साउथ में विपक्ष होगा साफ। अब की बार 400 पार का नारा, दिल्ली के लिए दक्षिण सहारा। – 2024 में दिल्ली प्रवेश का दक्षिण द्वार, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किले फतेह करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दक्षिण के द्वार को पार पाने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने पूरा दमखम लगा दिया है। लेकिन इन दोनों ही गठबंधन से अलग असदुद्दीन ओवैसी इस बार अपने बूते पर चुनाव मैदान में है और बीजेपी भी ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में पूरी तरह कमर कस चुकी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की रैलियां और बयान भी इसी ओर इशारा कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चित सीट हैदराबाद पर पूरा जोर लगा दिया है। हैदराबाद से बीजेपी ने के माधवीलता को अपना उम्मीदवार बनाया। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी माधवीलता के समर्थन में हैदराबाद में प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान अमित शाह ने हैदराबाद के सांसद ओवैसी पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने हैदराबाद से सांसद और AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को इशारों में रजाकारों का प्रतिनिधि बता दिया। ओवैसी की तरफ से अमित शाह के हमले का जवाब आया। ओवैसी ने कहा कि यहाँ कोई रजाकार नहीं है और जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए। इस बार मौका है बहन माधवीलता को प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजे और हैदराबाद को सात अर्थ में रजाकारों से मुक्ति दिलाने का काम करिए। भाइयों और बहनों, मैं कह कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। अमित शाह साहब, ये इतने लोगों को आप जमा करें, हमारे तालाब कट्टे में एक सांचक मंजा हो गया तो उससे ज्यादा पब्लिक आती है। अमित शाह 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा, आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। हैदराबाद के पार्लिमानी अवाम से इतनी नफरत क्यों है आपको? हैदराबाद की चुनावी रणभेरी भले ही अब तक असदुद्दीन ओवैसी के लिए आसान रही हो, लेकिन 2024 में उनकी चुनौती इतनी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी ने वॉक ओवर देने से इनकार करते हुए एक मजबूत महिला कैंडिडेट माधवीलता को चुनावी मैदान में उतारा है। राष्ट्रवाद की छवि और हिंदुत्व पर वो आक्रामक तरीके से बोलती। मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी अच्छी बैठ है। साफ है, बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद भी है और जोश भी।
माधवी जी, आपने कहा हैदराबाद में खेल होगा। आप ये भी कहती हैं कि 1.5 लाख के वोटों से असदुद्दीन ओवैसी इस बार आपसे हारेंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, 40 सालों का किला ढहाना है। ये कैसे संभव है? किस आधार पर यह दावा आप करती हैं? मेरा दावा सच्चाई के ऊपर आधार है। मेरा दावा 40 सालों से जो बढ़ोतरी नहीं हुई है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस पे आधार है। मेरा दावा उस पे आधार है जहां पे पसमंदा ही रह गए और बदतर हो गए। मेरा दावा इसलिए है जो असदुद्दीन जी एक किराए के घर से निकलकर मुसलमानों के अंबानी तो बन गए, आबाद हो गए, लेकिन गरीब तो बर्बाद हो गए। वो है मेरा दावा। मेरा दावा ये है कि वो स्त्री को कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और मेरा दावा ये है कि जहर फैलने के अलावा और मजहब के ऊपर बात करने के अलावा आज तक उन्होंने कभी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। ये सब मेरे दावा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के रण में इस बार हैदराबाद की सीट सुर्खियों में है। ओवैसी परिवार की 40 साल की सल्तनत को इस बार माधवी लता से चुनौती मिल रही है। तो सवाल यही है कि इस बार हैदराबाद में क्या हर बार की तरह पतंग उड़ेगी या फिर इस बार कमल खिलेगा। जो बीजेपी और आरएसएस हमारी तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे। हम उस उम्मीदवार के खिलाफ वोट देंगे जो हमारी इबादत गाहों पर तीर चलाने का काम करना चाहती है। हम तीर चलाने वालों को वोट नहीं देंगे, हम मोहब्बत बरसाने वालों का साथ देंगे। हम इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं देंगे, हम इबादत गाहों की हिफाजत करने वालों का साथ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ट्रिपल तलाक के विरुद्ध में वोट डालना चाह रहे थे। इसका मतलब है वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, औरत जात से वो मर्यादा नहीं रखते हैं। औरत को वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार के राजनीतिक में जब तक पॉलिटिक्स में है औरत की बढ़ावा, औरत आगे कभी नहीं बढ़ेगी। सारी औरतों से मेरा यही कहना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, मुसलमान औरत रहने दीजिए, हिंदू औरत रहने दीजिए। असदुद्दीन जी जैसे लोग जब तक रहेंगे, औरत का कोई भी मर्यादा आगे नहीं बढ़ेगी और आगे भी औरत अपने करियर में, अपने पढ़ाई में भी आगे नहीं बढ़ेगी। हैदराबाद लोकसभा सीट को ओवैसी परिवार की परंपरागत सीट माना जाता है। ऐसे में ओवैसी के खिलाफ जीत का गणित तैयार करना न बीजेपी के लिए और न ही माधवी लता के लिए आसान होगा। हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 4 दशकों से ओवैसी फैमिली का कब्जा है। 1984 में हैदराबाद लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाहुद्दीन ओवैसी ने ये जीत हासिल की थी। उसके बाद से लगातार 6 बार साल 1984, साल 1989, साल 1991, साल 1996, साल 1998 और साल 1999 में सांसद चुने गए। इसके बाद उनके बेटे और वर्तमान में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार से इस सीट पर सांसद चुने जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साल 2004 में पहली बार हैदराबाद से सांसद चुने गए। उसके बाद से साल 2009, साल 2014 और साल 2019 आम चुनाव में ओवैसी सांसद चुने गए। हर बीतते चुनाव के साथ हैदराबाद में ओवैसी का वोट बैंक भी मजबूत हुआ है। वोट प्रतिशत के लिहाज से चुनाव दर चुनाव ओवैसी की मजबूती बढ़ती रही है। साल 2004 में पहली बार ओवैसी को 38.4% वोट मिला। 2009 के चुनाव में ओवैसी का वोट प्रतिशत 42.1% हो गया। तो वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी को 52.9 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 59% वोट मिले। 2024 का चुनाव लोकसभा सीटों के लिहाज से दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए खासा मायने रखता है, क्योंकि उत्तर भारत में बीजेपी सीटों के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। यहां पर सैचुरेशन की स्थिति है, यानी कि और ज्यादा सीटें बीजेपी के लिए आना मुमकिन नहीं नजर आ रहा। यही कारण है कि उसने अपना पूरा फोकस दक्षिण भारत पर कर रखा है। दक्षिण भारत में कमल खिलाना बीजेपी के लिए बंजर जमीन पर कमल खिलाने के बराबर है, क्योंकि यहां पर गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं। दरअसल दक्षिण भारत में 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप हैं। इन राज्यों में लोकसभा की 131 सीटें और फिलहाल 131 सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 30 सीटें ही हैं और कांग्रेस के पास 27 है। यहाँ क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्होंने 74 सीटों पर कब्जा जमाए रखा है।
बीजेपी का फोकस उन 84 सीटों पर है जो बीजेपी कभी नहीं जीती। इन सीटों का क्लस्टर बनाकर इनकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों को दी गई। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को लेकर लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बैठकें कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी का वोट प्रतिशत 7% से बढ़कर 14% हो गया। ये जब भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 400 का नारा दिया था तो उसको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस बात का मिल गया कि कहीं ना कहीं वे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी इस पूरे मामले में। और दक्षिण भारत की अगर मैं बात कहना चाहूँ तो ये जो एक नारा था 400 पार, ये भले ही कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, केरल हो, यहाँ पर ये पहले फेज में चुनाव प्रचार के लिए बहुत ही सार्थक रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो मतदाता था उसके मन में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बीजेपी बैठाना चाहती थी। और शायद यही इसी रणनीति के तहत ही जो पहले चरण तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के जो कुछ फेजेस थे पहले और दूसरे चरण के, उसमें ये कुछ हद तक कामयाब हुआ। सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए पीएम मोदी ने नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से की। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गारंटियों का दम भरा था, तो पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में मोदी की गारंटियों का बिगुल फूंक दिया। अपने दक्षिण के दौरे में पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने तीनों जगहों पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने केरल में रोड शो के जरिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला किया। पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे थे। तिरुचिरापल्ली के भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में पीएम मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। पीएम ने यहां कहा कि बड़े निवेशक देश में निवेश कर रहे हैं और तमिलनाडु और देश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु राज्य के दौरे के बाद पीएम मोदी केरल के त्रिशूर भी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए केरल की बेटियों की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में भूमिका की तारीफ की। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन, रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। आदिवासी कलाकार नांजी अम्मा ने को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो
अंजू बॉबी जॉर्ज हो